आज हम इस वीडियो में बताएंगे जाति के बारे में। जाति से संबंधित कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। बिहार जाति आधारित गणना विकल्प एवं कोड। गणना में पूछे जाने वाले प्रश्न है परिवार के सदस्यों का पूरा नाम, पिता पति का नाम और परिवार के प्रधान से संबंध और आयु का वर्षों में, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम एवं कोड, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासीय स्थिति, कंप्यूटर या लैपटॉप, मोटर वाहन, कृषि भूमि, आवासीय भूमि और सभी स्रोतों से मासिक आय, आधार संख्या, स्वेच्छा से। विकल्प एवं कोड प्रपत्र में कुल 17 प्रश्नों में से 15 प्रश्न के विकल्प और कोड अंकित किए गए हैं। 8 जाति का विकल्प एवं कोड अलग से कोड निर्देशिका में दिया गया है जहां से भरा जाना है। 9 नंबर योग्यता का विकल्प एवं कोड अलग से कोड निर्देशिका में दिया गया है जहां से भरा जाना है। परिवार के प्रधान सदस्यों से प्रश्न के संबंध में जानकारी लेकर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि कौन सा विकल्प और कोड उनकी स्थिति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। किसी भी प्रश्न के लिए अभिलेखीय साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी, बल्कि उनके स्वघोषणा पर जानकारी अंकित की जाएगी। परंतु यदि दी गई जानकारी प्रथम दृष्टया गलत लगती है तो उनका ध्यान इस ओर अवश्य दिलाया जाएगा। गणना के प्रश्न इस प्रपत्र में कुल 17 कॉलम है। पहला एक परिवार के सदस्यों का नाम, दूसरा है पिता पति का नाम और तीसरा है परिवार के प्रधान से संबंध। विकल्प और कोड निम्न है। प्रधान स्वयं, पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, पोती या नातिन या पोता या नाती, माता या पिता, बहन भाई, वधू या दामाद, दादी नानी या दादा नाना, सास या ससुर, अन्य संबंधी। पहला है परिवार के सदस्यों का नाम। इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के सभी सदस्यों का पूरा नाम लिखा जाना है। प्रपत्र में देवनागरी लिपि में और मोबाइल ऐप में अंग्रेजी में लिखा जाएगा। नाम लिखने के पूर्व परिवार के प्रधान या किसी अन्य सदस्य से नाम की वर्तनी स्पेलिंग सही समझ ली जाएगी। यदि परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो तो परिवार के सदस्यों का कोई परिचय पत्र, राशन कार्ड आदि मांगकर नाम की सही वर्तनी लिखी जाएगी। यदि प्रथम चरण में बताए गए सदस्यों में से किसी की मृत्यु हो गई हो या अब वह परिवार के साथ नहीं रहता है तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, परंतु मोबाइल ऐप में उसका नाम एवं उनके पिता पति का नाम लिखने के उपरांत ड्रॉप डाउन से विकल्प चुन लिया जाएगा जिसके उपरांत कोई अन्य आंकड़ा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवार के प्रधान का नाम अवश्य रूप से भरा जाएगा जो किसी भी क्रमांक पर हो सकता है। दूसरा है पिता या पति का नाम। इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के सभी सदस्यों के पिता अथवा पति का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। यदि कोई महिला अपने बच्चे के पिता का नाम नहीं बता पा रही हो तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। यदि सामाजिक कारणों से पति का नाम नहीं ले पा रही है तो उसी आंगन या पड़ोसी से पूछकर प्रविष्ट की जाएगी। और दूसरा कारण है यदि महिला बच्चे के पिता का नाम बताना ही नहीं चाहती हो तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा और तब माता का नाम लिखा जा सकेगा। यदि पिता या पति की मृत्यु हो चुकी है तो स्वर्गीय मरहूम शब्द का प्रयोग नाम के पहले अवश्य किया जाएगा। तीसरा है परिवार के प्रधान से संबंध। इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुल 10 विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। इस परिवार में मात्र उन व्यक्तियों की गणना की जाएगी जो एक ही रसोई से भोजन करते हैं। सभी विकल्प इस उद्देश्य से किए गए हैं कि गणना की तिथि को गणना स्थल पर परिवार के प्रधान पर सीधे रूप से निर्भर एवं अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों की ही गणना की जा सके। सीधे रूप से निर्भर होने का अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने पालन पोषण एवं अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताएं आदि की पूर्ति के लिए परिवार के प्रधान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो। यदि 1 से 9 तक के विकल्प के अतिरिक्त भी देवर, भाभी, भावज, भगना, भगिनी, भतीजा, भतीजी, शाला, शाली, सरहज आदि में से कोई भी परिवार के प्रधान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो तो उसे अन्य संबंधी 10 में रखा जाएगा। साधारणतः विवाहित महिलाओं एवं उनके बच्चे आदि की गणना उनके ससुराल में की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति परिवार की गणना 1 से अधिक स्थानों पर नहीं हो। 4 नंबर आयु वर्षों में इस प्रश्न में परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु जो उनके द्वारा बताई जाए उसको अंकित किया जाएगा। इसके लिए कोई निश्चित तिथि को आयु होना आवश्यक नहीं है।
और इस हेतु गणना कर्मियों के द्वारा किसी प्रकार के प्रमाण पत्र इत्यादि की जांच या अवलोकन किया जाना प्रावधानित नहीं है। यदि किसी सदस्य को अपनी आयु की जानकारी नहीं हो तो परिवार के द्वारा बताई गई आयु ही अंकित की जाएगी। लिंग विकल्प और कोड निम्न है। पुल्लिंग 1 स्त्रीलिंग 2 अन्य 3। इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के सदस्य का लिंग लिखा जाना है। इस हेतु 3 विकल्प और कोड दिए गए हैं। स्त्री एवं पुरुष के लिए 1 एवं 2 का कोड दिया गया है। किसी भी तीसरे लिंग यथा किन्नर, हिजड़ा, कोथी, ट्रांसजेंडर आदि के लिए विकल्प अन्य 3 का उपयोग किया जाएगा। लिंग के संबंध में प्रत्येक सदस्य द्वारा जानकारी अंतिम मानी जाएगी और परिवार के किसी अन्य सदस्य से इसकी पुष्टि नहीं कराई जाएगी। 6 नंबर है वैवाहिक स्थिति। इस प्रश्न हेतु 5 विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। वैवाहिक स्थिति विकल्प और कोड निम्न है। अविवाहित 1, वर्तमान में विवाहित 2, विधवा विधुर 3, संबंध विच्छेदित 4, तलाकशुदा 5। अविवाहित का अर्थ है कि गणना की तिथि तक उस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है। इस संबंध में उस व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना अंतिम मानी जाएगी। वर्तमान में विवाहित का अर्थ है कि गणना की तिथि को वह व्यक्ति विवाहित है। इस संबंध में किसी साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी। यदि विवाहित में से किसी एक की मृत्यु गणना की तिथि या उससे पहले हुई है तो उसे लिंग के अनुसार विधवा या विधुर के रूप विकल्प में रखा जाएगा। यदि पति पत्नी का संबंध वैधानिक प्रक्रिया से समाप्त हुआ है तो उसे संबंध विच्छेदित की श्रेणी में रखा जाएगा और यदि धार्मिक या अन्य प्रक्रिया से हुआ है तो तलाकशुदा की श्रेणी में रखा जाएगा। धर्म 7 नंबर है धर्म। विकल्प और कोड निम्न है। हिंदू 1, इस्लाम 2, ईसाई 3, सिख 4, बौद्ध 5, जैन 6। इस प्रश्न के अधीन कुल 8 विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। सभी विकल्प स्पष्ट है। कोई व्यक्ति यदि दिए गए 6 विकल्प के अतिरिक्त कोई धर्म को मानता है तो उनकी गणना अन्य धर्म शास्त्र के अधीन की जाएगी। इस विकल्प के अंकित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कहीं वह व्यक्ति उपरोक्त धर्मों का कोई पर्यायवाची नाम तो नहीं बता रहा है। यदि कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह किसी धर्म का पालन नहीं करता है तो उसे कोई धर्म नहीं 8 में रखा जाएगा। जाति 8 है। 8 नंबर है जाति कोड डायरेक्टरी के अनुसार राज्य के वर्तमान अधिसूची कुल 203 के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी एवं आयोगों की अनुशंसा के आलोक में निम्न में को जोड़ा गया है। 204 गोलवारा, 205 बंगाली कायस्थ, 206 दर्जी श्रीवास्तव लाल हिंदू, 207 खत्री, 208 धरामी, 209 है सुतिहर, 215 है 210 है नवेशुद, 211 है भूमिज, 212 है बहेलिया, 213 है रस्तोगी, 214 है केवानी, 215 है अन्य प्रगणक अंचलाधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त करेंगे और उसे प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे। इस प्रश्न में परिवार के प्रत्येक सदस्य की जाति की प्रविष्टि की जानी है। जाति से संबंधित सभी आयोगों एवं प्रशासनिक विभागों तथा प्रत्येक प्रखंड, नगर निकाय एवं जिला पदाधिकारी स्तर पर विस्तृत विचार विमर्श एवं प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर बिहार में रहने वाले सभी लोगों की जाति सम्मिलित करते हुए जाति सूची तैयार की गई है जो कोड निर्देशिका में सम्मिलित है। जाति सूची में जातियों के नाम और उसके कोड निर्धारित है। इसी कोड निर्देशिका के अनुसार विकल्प और कोड अंकित किए जाने हैं। किसी भी परिस्थिति में बिहार में अधिसूचित जातियों की उपजाति की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। किसी भी व्यक्ति की जाति अंकित करने का आधार उसके पिता की जाति होगी। यदि कोई व्यक्ति परिवार यह बताता है कि उसकी जाति का उल्लेख जाति सूची में नहीं है तो उसके मूल राज्य की जानकारी ली जाएगी। यदि वह किसी अन्य राज्य से आया है तो राज्य के स्थान पर उस राज्य का नाम और जाति के स्थान पर उसकी जाति तथा कोड 215 अंकित किया जाएगा। यदि वह बिहार का मूल निवासी है तो परिवार के किसी पुरुष के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के अनुसार जाति की प्रविष्टि की जाएगी। प्रमाण पत्र नहीं रहने पर अंचलाधिकारी को सूचित किया जाएगा और निर्धारित प्रपत्र के आदेश प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अन्य 215 के अधीन अंकित जाति के परिवार के प्रपत्र की जांच अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के स्तर से भी की जाएगी।
जाति के संबंध में अलग से विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। 9 नंबर है शैक्षणिक स्थिति। शैक्षणिक स्थिति कोड निर्देशिका में कुल 53 विकल्प एवं उसके कोड दिए गए हैं। वैसे व्यक्ति जिसने कभी भी किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी तरह की शिक्षा नहीं ली है और उन्हें अक्षरों की पहचान नहीं हो, उन्हें पूर्व प्राथमिक की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके उपरांत वर्गवार एवं विषयवार विस्तृत विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति से पूछकर समुचित विकल्प एवं कोड की प्रविष्टि की जाएगी। कक्षा 10 में मैट्रिक या वैधानिक शिक्षा बोर्ड से समक्ष उत्तीर्णता प्राप्त व्यक्ति की भी गणना की जाएगी, जिसमें फौकानिया एवं मध्यमा भी सम्मिलित है। कक्षा 12 में इंटरमीडिएट या वैधानिक बोर्ड विश्वविद्यालय से समक्ष उत्तीर्णता प्राप्त व्यक्ति की भी गणना की जाएगी, जिसमें मौलवी उपशास्त्री भी सम्मिलित है। विभिन्न विषय में स्नातक के लिए विषय और कोड दिए गए हैं। जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उसकी स्नातक अन्य 30 के विकल्प में गणना किया जाएगा। इसी कोड में आलिम और शास्त्री आदि समक्ष डिग्री भी सम्मिलित है। विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर के लिए भी विषयवार विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। वैसे विषय जिसका कोड नहीं दिया गया है वह स्नातकोत्तर अन्य 41 के विकल्प एवं कोड में अंकित किए जाएंगे। इसमें फाजिल और आचार्य आदि की डिग्री भी सम्मिलित है। इसी प्रकार डॉक्टरेट में भी विषयवार विकल्प एवं कोड को अंकित किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता अंकित करने हेतु सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट की मांग नहीं की जाएगी। कार्यकलाप 10 नंबर है। कार्यकलाप इस प्रश्न के अधीन प्रत्येक व्यक्ति के कार्यकलाप की जानकारी अंकित की जानी है। इस हेतु प्रपत्र और कोड निर्देशिका में 15 विकल्प और कोड दिए गए हैं, जो निम्न है। पहला है सरकारी नौकरी, दूसरा है संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी तीसरा है, और चौथा है स्वरोजगार, पांचवा है कृषक काश्तकार, छठा है खेतिहर मजदूर, सातवां है निर्माण मजदूर, आठवां है अन्य मजदूर, नौवां है मिस्त्री और 10वां है भिखारी, 11 है कचरा बिनना, 12 है अन्य, 13 है विद्यार्थी और 14 है गृहिणी, 15 है कुछ नहीं। विभिन्न कार्यकलाप के संबंध में संक्षिप्त जानकारी मात्र गणना कार्यों के लिए प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को समझाने के उद्देश्य से दी जा रही है। इसका उपयोग किसी भी अन्य कार्य में अथवा अर्थ निकालने में नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी एक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति, यदि व्यक्ति यह बताता है कि केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी प्राधिकार, आयोग, संस्था आदि में नियोजित नियमित संविदा आदि है जो भारत अथवा राज्य की संचित निधि से असंतः या पूर्णतः संपोषित है और वस्तुतः वे सरकारी नौकरी के अर्थ में नहीं माने होते हैं, परंतु गणना कार्य में इन्हें इसी विकल्प में रखा जाएगा। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी 2, यदि व्यक्ति यह बताता है कि वह किसी कल कारखाना, संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान में नियोजित है और उसे भविष्य निधि एवं अथवा कर्मचारी बीमा योजना से आच्छादित है। इस प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय, गर्ल कार्यपालक, सहायक आदि भी इस कोटि में माने जाएंगे। असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी 3 है, यदि व्यक्ति यह बताता है कि वह किसी कल कारखाना, संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान में नियोजित है और उसे भविष्य निधि एवं अथवा कर्मचारी बीमा योजना से आच्छादित नहीं है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः छोटे मोटे कल कारखाने, दुकान, गैराज, प्रतिष्ठान आदि में कार्य करते हैं। असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित उत्पादन सेवा प्रदाता संस्थान में काम करता हो, घरेलू नौकर भी इसी कोटि में रखा जाएगा। स्वरोजगार 4, यदि व्यक्ति यह बताता है कि वह स्वरोजगार है तो इसका अर्थ है कि उन्हें किसी के अधीन नियोजित नहीं किया गया है तथा वह स्वतंत्र रूप से अपना रोजगार करते हैं, जैसे दुकानदार, प्रतिष्ठान, संस्थान के मालिक, सभी प्रकार के शिल्पकार आदि। कृषक काश्तकार 5, यदि व्यक्ति यह बताता है कि वह सक्रिय रूप से स्वयं की भूमि अथवा पट्टा या बटाई की भूमि पर से फसलों को उगाने, बागवानी करने, नर्सरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर, वर्मी कल्चर, कृषि वानिकी आदि जैसे आर्थिक गतिविधि या जीविका के साधन के लिए कार्यरत है तो उसे कृषक काश्तकार की श्रेणी में रखा जाएगा।
खेतिहर मजदूर। 6, यदि व्यक्ति यह बताता है कि वह खेतिहर मजदूर है तो वह उपरोक्त क्षेत्रों से संबंधित अकुशल कार्य में मजदूर का काम करता है। अकुशल कार्य करने वाले से अभिप्रेत है कि वैसे लोग जिनका उपरोक्त क्षेत्रों में कार्य के प्रचलन के अनुसार बिना किसी कौशल या विशेष अनुभव के कार्य करते हो। निर्माण मजदूर। 7, निर्माण मजदूर की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो निर्माण क्षेत्र में कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षीय, तकनीकी या लिपिकीय कार्य का एक नियत वेतन या पारिश्रमिक के लिए करता हो, जिसे कोई भी प्रबंधकीय या प्रकाशकीय हैसियत प्राप्त नहीं हो, जैसे राजमिस्त्री, निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूर, बढ़ाई, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, सेंटरिंग मजदूर, लोहा बांधने वाले, ग्रिल, गेट, कंक्रीट मिक्स बनाने, ढोलने वाले, चौकीदार और गार्ड, मनरेगा कार्य के मजदूर, बागवानी और वानिकी को छोड़कर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली सभी महिला मजदूर आदि। अन्य मजदूर। 8, अन्य मजदूर की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो उपरोक्त अंकित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य किसी भी असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हो, जैसे कुली, ठेला चालक, रिक्शा चालक, बस का खलासी आदि। मिस्त्री। 9 नंबर, मिस्त्री की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जा सकता है जो कुशल श्रमिक हो। वैसे श्रमिक जिन्हें कार्य के अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल या सक्षमता अर्जित की हो। वैसे श्रमिक जो कार्य करने में पहले करते हैं और निर्णय लेने में सक्षम हो। इस श्रेणी के अधीन अनेक प्रकार के कुशल श्रमिक आ सकते हैं, जैसे एसी मिस्त्री, टेलीविजन, रेडियो एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मरम्मती करने वाले मिस्त्री, वाहन मरम्मती में संलग्न मिस्त्री, घरेलू उपकरण यथा मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा, वॉशिंग मशीन आदि से मरम्मत करने वाले मिस्त्री। भिखारी। 10 नंबर, भिखारी की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो समाज में मांग चांग कर अपना गुजर बसर करता हो और अपने जीवन यापन के लिए कोई उद्यम नहीं करता है, जिसका मांगना ही आजीविका का पूर्ण साधन हो। यदि कोई व्यक्ति मांगने चांगने के अतिरिक्त कोई अन्य उद्यम किसी भी समय, मौसम, अवसर आदि पर करता है तो उसे भिखारी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे कार्यकलाप की श्रेणी में रखा जाएगा जो वह आंशिक रूप से करता है। कचरा बिनई। 11 नंबर, इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जिसके जीविका का पूर्ण साधन कचरा चुनकर उसको बेचने का हो। इसके अधीन वैसे व्यापारी या दुकानदार नहीं रखा जाएंगे जो कचरा का व्यापार करते हों। अन्य। 12, अन्य की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो उपरोक्त कार्यकलाप के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से जीवन यापन करते हो। इस श्रेणी के अधीन वैसे भी व्यक्ति रखे जाएंगे जो किसी प्रकार का कार्यकलाप रोजगार करने के लिए इच्छुक नहीं हो और अपने लिए काम की खोज नहीं कर रहे हो। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति भी रखा जाएगा जो वृद्ध, बीमार एवं कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम या तैयार नहीं हो। वैसे व्यक्ति जिसे किसी भी माध्यम से पेंशन या आर्थिक सहायता मिलती हो, उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। विद्यार्थी। 13 नंबर, विद्यार्थी की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो किसी भी माध्यम से पूर्णकालीन, असंकालीन, दूरस्थ आदि से विद्या का अर्जन कर रहा हो। यदि विद्या अर्जन के अतिरिक्त कोई अंशकालीन कार्य करता हो तो भी उसे विद्यार्थी की श्रेणी में ही रखा जाएगा। गृहिणी। 14 नंबर, गृहिणी की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो गृह संबंधी कार्यों का मुख्य रूप से संपादन करते हो। यदि किसी गृहिणी के द्वारा आंशिक मौसमी रूप से परिवार के अन्य सामूहिक कार्य में भी श्रम किया जाता है, तब भी उन्हें गृहिणी की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि किसी महिला के द्वारा नौकरी, नियोजन, व्यवसाय, मजदूरी की जाती है तो उन्हें गृहिणी के स्थान पर कार्यकलाप के अन्य सुसंगत श्रेणी में रखा जाएगा। कुछ नहीं। 15, इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो शारीरिक, मानसिक, तकनीकी कौशल एवं आयु के दृष्टिकोण से योग्य और सक्षम हो और काम की तलाश में लगातार लगा हुआ हो, फिर भी पिछले 4 सप्ताह में किसी भी दिन या किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य नहीं मिल पाया हो। आवासीय स्थिति। 11 नंबर है आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति के अधीन 5 विकल्प और कोड निर्धारित किए गए हैं। पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा 1 नंबर है। दूसरा नंबर है पक्का मकान 1 कमरा। तीसरा नंबर है खपरैल 3 छत। 4 नंबर है झोपड़ी। 5 नंबर है आवासीन। पक्का मकान 1 एवं 2 पक्का मकान के अधीन वैसे मकानों को रखा जाएगा जो
पकाई हुई ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट आदि से तैयार की गई हो। वैसे मकान जिसकी दीवार पकाई हुई ईंट, पत्थर, मेसोनरी या कंक्रीट आदि से तैयार की गई हो, भले ही आवास का सहन पक्का या कच्चा क्यों न हो, उसे पक्का मकान की श्रेणी में रखा जाएगा। मकान में कमरों से अभिप्राय यह है कि उसमें आवासीय एवं घरेलू उपयोग के लिए कितने कमरे हैं, रसोई घर एवं शौचालय छोड़कर। खपड़ैल टीन छत को 3, यदि मकान की छत लोहे की शीट, एस्बेस्टस की शीट, पकाए गए खपड़े मशीन या हाथ से तैयार किए गए ईंट या कंक्रीट, हाथ से तैयार की ईंट, टीन की छत, लोहे की ट्रस या ग्रिल पर लगाई गई शीट आदि के मकान को इस श्रेणी में रखा जाएगा, भले ही उस मकान की दीवार पक्के ईंट या कंक्रीट की क्यों न बनी हो। झोपड़ी 4 नंबर, यदि घर में उसका छत घास, पुआल, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि से तैयार किया हो तो उसे झोपड़ी की श्रेणी में रखा जाएगा। आवासहीन 5, आवासहीन की श्रेणी में मात्र वैसे परिवार रखे जाएंगे जिनके सिर पर रात्रि विश्राम हेतु किसी प्रकार की छत नहीं हो और जिसके रहने की जगह की कोई निर्धारित चौहद्दी ही नहीं हो। वैसे परिवार जो तिरपाल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कपड़े का टेंट बादी में रहता हो या पुल पुलिया के नीचे, ह्यूम पाइप स्टेशन या धार्मिक स्थानों या रोड के फुटपाथ पर रहता हो, इस श्रेणी में सामान्यतः बेघर परिवार के लोग रखे जाएंगे। यदि कोई परिवार आंशिक रूप से पक्का एवं अन्य प्रकार के आवासीय स्थिति में हो तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए पक्का मकान का ही विकल्प लागू होगा। 12 नंबर, अस्थायी प्रवास की स्थिति। अस्थायी प्रवास की स्थिति, इस प्रश्न के अधीन प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के अस्थायी प्रवास की स्थिति अंकित की जानी है। इस हेतु कुल 7 विकल्प और कोड निर्धारित किए गए हैं। लागू नहीं 1, दूसरा है बिहार में अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार 2, तीसरा है बिहार में अन्य स्थान पर शिक्षा, चौथा है अन्य राज्य में नौकरी या व्यापार, पांचवा है अन्य देश में नौकरी या व्यापार, 6 नंबर है अन्य राज्य में शिक्षा, 7 नंबर है अन्य देश में शिक्षा। इस श्रेणी के अधीन वैसे व्यक्ति या परिवार की गणना की जाएगी जो रोजगार या शिक्षा प्राप्त करने हेतु परिवार के गणना स्थान से किसी अन्य स्थान पर अस्थायी रूप से रहते हो। इस श्रेणी में वैसे सभी व्यक्ति परिवार जो गणना के समय परगणक के समक्ष उपस्थित हो उनके लिए लागू नहीं 1 विकल्प अंकित किया जाएगा। अस्थायी प्रवास से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति परिवार शिक्षा या रोजगार हेतु 6 महीने तक या उससे अधिक परंतु 1 वर्ष से कम समय के लिए गणना स्थान से बाहर रहता हो, परंतु उपरोक्त प्रयोजन समाप्त होने पर गणना क्षेत्र में स्थायी रूप से लौट जाने वाला हो। वैसे परिवार जो 1 वर्ष से अधिक समय में गणना क्षेत्र से बाहर हो और किसी अन्य स्थान पर अपनी जीविका और सांसारिक कार्यों का निष्पादन लंबे समय से कर रहा हो और निकट भविष्य में गणना क्षेत्र में लौटने की संभावना न के बराबर हो तो उस व्यक्ति परिवार की गणना नहीं की जाएगी। वैसे व्यक्ति न कि परिवार की गणना स्थायी प्रवासीय स्थिति के अधीन की जाएगी जो 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय से गणना क्षेत्र से बाहर हो, परंतु उसके परिवार के सदस्य माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बच्चे आदि गणना क्षेत्र में स्थायी रूप से रह रहे हो। वैसे व्यक्ति जो गणना के समय परगणक पर्यवेक्षक के समक्ष उपस्थित नहीं हो और बिहार के किसी अन्य स्थान पर शिक्षा या रोजगार के लिए अस्थायी रूप से प्रवासित हो तो उनकी गणना प्रवासी स्थान पर ही यथासंभव कराई जाएगी। यदि परिवार द्वारा उनकी गणना भी परिवार के साथ करने हेतु जोड़ दिया जाए तो उस व्यक्ति से परगणक पर्यवेक्षक द्वारा वीडियो कॉल से पूरी सूचना ली जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि अपनी गणना उस स्थान पर न कराएं, अन्यथा दोहरी प्रविष्टि के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या परिवार आकस्मिक कारणों से स्थायी प्रवास में अन्य राज्य या अन्य देश में रहता है तो उनसे भी वीडियो कॉल पर आंकड़े प्राप्त होने पर ही प्रविष्टि की जाएगी, बशर्ते कि प्रपत्र के स्व घोषणा पर हस्ताक्षर लिए कोई निकटतम संबंधी माता पिता भाई बहन में से कोई उनके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और वह हस्ताक्षर के लिए तैयार हो। यदि पूरा परिवार अस्थायी प्रवास की स्थिति में हो तो जिस प्रयोजन के लिए बिहार के अन्य स्थानों, देश के अन्य राज्य या किसी अन्य देश में हो तो निर्धारित विकल्प और कोड परिवार के सभी सदस्यों के लिए समान होंगे। अस्थायी प्रवासियों के विकल्प 2 और 2 से 7 को अंकित करने के पूर्व परगणक पर्यवेक्षक द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके
करके सही आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोहरी और अस्थायी रूप से प्रवासित व्यक्तियों की प्रविष्टि नहीं हो। वैसे व्यक्ति परिवार जिन्हें प्रथम चरण में संक्षिप्त सूची में अंकित किया गया है परंतु द्वितीय चरण में वास्तविक आंकड़ों को उपलब्ध कराने और घोषणा को हस्ताक्षरित करने हेतु उपलब्ध नहीं है तो प्रपत्र एवं मोबाइल ऐप में व्यक्ति परिवार नहीं रहता की प्रविष्टि की जाएगी। 13 नंबर है कंप्यूटर या लैपटॉप। कंप्यूटर लैपटॉप इस प्रश्न के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट की सुविधा के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं। इस हेतु 3 विकल्प और कोड निम्नवत है। हाँ इंटरनेट के साथ 1, हाँ इंटरनेट के बिना 2। इस प्रश्न का आशय और नहीं का 3। इस प्रश्न का आशय यह है कि किस व्यक्ति कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। कंप्यूटर लैपटॉप के अंतर्गत वैसे सभी उपकरण सम्मिलित हैं जिनसे कंप्यूटर संबंधी कार्य लिया जा सकता है। इंटरनेट के अंतर्गत सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होने वाली इंटरनेट व्यवस्था से है। मोटरयान। 14 नंबर है मोटरयान इस प्रश्न के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के पास उपलब्ध मोटर वाहनों के आंकड़े एकत्रित करने हेतु कुल 6 विकल्प और कोड दिए गए हैं जो स्वतः स्पष्ट है। 1 नंबर है 2 पहिया, 2 नंबर है 3 पहिया और 3 नंबर है 4 पहिया। 4 नंबर है ट्रैक्टर, 5 नंबर है 6 पहिया या उससे अधिक, 6 नंबर है कुछ नहीं। यदि किसी परिवार के सदस्य के पास एक से अधिक वाहन उपलब्ध हो तो सबसे बड़ा और महंगा मोटर वाहन का विकल्प और कोड अंकित किया जाएगा। इस आंकड़े को एकत्रित करते समय प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी लेकिन अन्य तरीके से इस संदर्भ में संतुष्ट हो लिया जाएगा। कृषि भूमि। 15 नंबर है कृषि भूमि। कृषि भूमि इस प्रश्न के अंतर्गत परिवार के सदस्य के पास कृषि भूमि के आंकड़े संकलित करने के उद्देश्य से माप के आधार पर कुल 10 विकल्प और कोड दिए गए हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 0 से अधिक और 50 डिसमल तक, तीसरा विकल्प है 50 डिसमल से अधिक और 1 एकड़ तक और चौथा विकल्प है 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ तक, पांचवा विकल्प है 1.5 एकड़ से अधिक और 2 एकड़ तक, छठा विकल्प है 1 एकड़ से अधिक और 2.5 एकड़ तक, सातवां विकल्प है 2.5 एकड़ से अधिक और 3 एकड़ तक, 8 नंबर है 3 एकड़ से अधिक और 4 एकड़ तक, 9 नंबर है 4 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक, 10 नंबर है 5 एकड़ से अधिक। कृषि भूमि से अभिप्रेत है कि कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वह सभी भूमि जो अनाज उगाने, घास काटने, जानवरों के चरने, किचन गार्डन, अस्थायी प्रति पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागान, नर्सरी, सेरिकल्चर, वर्मी कल्चर आदि जैसे कृषि एवं उसके सहबद्ध कार्यकलापों के लिए उपयोग की जाती है। यदि पारिवारिक कृषि भूमि का बंटवारा परिवार के सदस्यों के बीच नहीं हुआ है तो परिवार की भूमि परिवार के प्रधान के नाम के समक्ष अंकित की जाएगी और इसके अतिरिक्त यदि किसी सदस्य के पास किसी अन्य स्रोत की भूमि प्राप्त हो तो प्रविष्टि की जाएगी। परिवार के सदस्यों के द्वारा बताए गए माप के अनुसार विकल्प और कोड अंकित किया जाएगा। इसके लिए कोई भू अभिलेख की मांग नहीं की जाएगी। यदि भूमि की स्थानीय माप प्रपत्र में दिए गए विकल्प के माप की इकाई से अलग हो तो उसे डिसिमल में रूपांतरित कर लिखा जाएगा। 16 नंबर है आवासीय भूमि। आवासीय भूमि इस प्रश्न के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास आवास की भूमि का आंकड़ा एकत्रित किया जाना है। इस हेतु निम्न में कुल 7 विकल्प और कोड दिए गए हैं जो निम्न है। 1 नंबर है 0 है, 2 नंबर है 0 से अधिक और 5 डिसमल तक, 3 नंबर है 5 डिसमल से अधिक और 10 डिसमल तक, 4 नंबर है 10 डिसमल से अधिक और 15 डिसमल तक, 5 नंबर है 15 डिसमल से अधिक और 20 डिसमल तक, 6 नंबर है 20 डिसमल से अधिक, 7 नंबर है बहुमंजिला इमारत और में फ्लैट। आवासीय भूमि में अभिप्रेत है कि वैसे भूमि जो गैर कृषि हो और वास हेतु योग्य हो, जिस पर परिवार निवास करता हो या भविष्य में निवास करने हेतु रखा हुआ हो। ऐसी भूमि पूर्वजों से हस्तांतरित हो या परिवार के सदस्य द्वारा क्रय की गई हो, परिचय की भूमि हो, भूदान या पट्टा आदि से प्राप्त हो या भूस्वामी की इच्छा अनुसार परिवार उग पर निवास करता हो। इस भूमि में आवास के अतिरिक्त सहन, बारी आदि भी सम्मिलित मानी जाएगी। यदि पारिवारिक आवासीय भूमि का बंटवारा परिवार के सदस्यों के बीच नहीं हुआ है तो परिवार की भूमि परिवार के प्रधान के नाम के
समक्ष अंकित की जाएगी और इसके अतिरिक्त यदि किसी सदस्य के पास किसी अन्य स्रोत की भूमि प्राप्त हो तो प्रविष्टि की जाएगी। नगरीय क्षेत्र में निबंधन कार्यालय द्वारा घोषित आवासीय श्रेणी की भूमि भी इसी श्रेणी के अधीन अंकित की जाएगी। विकल्प 0, 1 के अधीन वैसे परिवार सदस्य की गणना की जाएगी जो बेघर परिवार के रूप में चिन्हित हुए हैं। वैसे परिवार भी जिनके पास कोई अपना आवास नहीं हो, न ही कोई फ्लैट हो और लगातार किराए के मकान में रह रहे हो। किसी सदस्य के पास कोई वास की भूमि भी नहीं हो। अन्य विकल्प और कोड स्पष्ट है। यदि स्थानीय स्तर पर भूमि की माप की इकाई भिन्न हो तो उसे रूपांतरित कर डिसमल की इकाई में विकल्प के अनुसार अंकित किया जाएगा। 17वां नंबर है सभी स्रोतों से मासिक आय। सभी स्रोतों से मासिक आय इस प्रश्न के अंतर्गत परिवार के सदस्य के कार्यकलाप के आधार पर अंकलित मासिक आय के आंकड़े के एकत्रित किए जाने हैं। इस हेतु निम्न में कुल 8 विकल्प और कोड दिए गए हैं जो निम्न है। पहला है कार्यकलाप कोड 1 से 12 तक, रुपये 0 से अधिक और रुपये 6000 तक, एक नंबर है। दूसरा नंबर है रुपये 6000 से अधिक और रुपये 10,000 तक। तीसरा नंबर है रुपये 10,000 से अधिक और रुपये 20,000 तक। चौथा नंबर है रुपये 20,000 से अधिक और रुपये 30,000 तक। पाँचवा नंबर है रुपये 30,000 से अधिक और रुपये 40,000 तक। छठा नंबर है रुपये 40,000 से अधिक और रुपये 50,000 तक। सातवां नंबर है रुपये 50,000 से अधिक। आठवां नंबर है कार्यकलाप कोड 13 से 15 लागू नहीं। मासिक आय से अभिप्रेत है प्रत्येक माह प्राप्त होने वाली औसत आय से है, अर्थात परिवार के सदस्य को एक वर्ष में प्राप्त होने वाली कुल आय को 12 महीने से भाग देकर भी इसका आंकलन किया जा सकता है। सभी स्रोतों से आय का तात्पर्य यह है कि उक्त व्यक्ति द्वारा वर्ष भर किए गए उद्यमों कार्यों से जो आय प्राप्त होती है उसी से मासिक आय की गणना की जाएगी। 10 में अंकित कार्यकलाप विकल्प संख्या 1 से 12 के कार्यों से आय का सृजन होता है, अतः एवं इसके लिए 7 विकल्प और कोड दिए गए हैं। शेष 3 कार्यकलाप विद्यार्थी, गृहिणी, कुछ नहीं में से आय का आंकलन संभव नहीं है, इसलिए विकल्प लागू नहीं। 8 दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को विकल्प चुनने में कठिनाई हो तो प्रगणक को उसके कार्यकलाप और बाजार से प्रचलित मजदूरी के आधार पर आय का आंकलन कर उस व्यक्ति को बताना चाहिए और उनकी सहमति से विकल्प अंकित किया जाना चाहिए। अगर आप लोगों को ये जाति के बारे में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को।